जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गुरु घंटाल में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, हाजिर हूं फिर से कुछ नए सवालों के साथ इंडियन पॉलिटी के ऊपर। आइए देखते हैं सबसे पहला हमारा सवाल क्या है दोस्तों। सबसे पहला सवाल है दोस्तों कि इन चारों पर्सनालिटीज में से किस पर्सनालिटीज को यंग टर्क भी कहा जाता था। और आपके ऑप्शन है चंद्रशेखर, लाला लाजपत राय, भगत सिंह या बाल गंगाधर तिलक। तो 1990 से लेकर 1991 तक रहे भारत के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, जिन्होंने 1977 में लोकसभा के इलेक्शन को जीतकर पहली बार एंट्री मारी थी, इन्हें यंग टर्क इसलिए कहा जाता था क्योंकि इस वक्त उनके अंदर नया नया खून था, नया नया जोश था, यंग थे और कमाल का डिबेट करते थे, कमाल का अपने विरोधियों के खिलाफ जो भी सबूत रखते थे पार्लियामेंट में। जब वो डिबेट करते थे तो लाजवाब तरीके से डिबेट करते थे, इसीलिए इनको यंग टर्क कहा जाता था। अब दोस्तों एक सवाल है, इन चारों लोगों में से वो कौन हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, आपको पता है भारत की संविधान सभा का निर्माण किया गया भारत के संविधान को बनाने के लिए। भारत के संविधान को बनाने के लिए अलग अलग कमेटी का निर्माण किया गया। तो आपको बताना है कि इनमें से वो कौन हैं जिन्होंने एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट, कमेटी ऑन माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज और प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इन तीनों को हेड किया था, मतलब इन तीनों के हेड थे। सही उत्तर के दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को इन तीन कमेटियों का हेड बनाया गया था। सबसे पहला फंडामेंटल राइट कमेटी, दूसरा कमेटी ऑन माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया और तीसरा था प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। अगला सवाल के दोस्तों कि इन चारों लोगों में से वो कौन हैं जिन्हें एडहॉक कमेटी ऑन द नेशनल फ्लैग, कमेटी ऑन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर, फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी एंड स्टीयरिंग कमेटी का हेड बनाया गया था। मतलब इन चारों कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारे देश के पहले राष्ट्रपति को इन चारों कमेटी का हेड बनाया गया था। फिर से मैं बता देना चाहता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट स्टीयरिंग कमेटी है, इसके अलावा एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग, कमेटी ऑन रूल ऑफ प्रोसीजर, फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी। और अक्सर कमिटीज के ऊपर सवाल पूछा जाता है, लोग गलत कर देते हैं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगला सवाल के दोस्तों, स्टेट कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? ठीक है, फॉर नेगोशिएटिंग विद स्टेट्स। सही उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री को स्टेट कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था स्टेट्स के साथ नेगोशिएट करने के लिए। अब दोस्तों आपके सामने पीआईएल को लेकर 5 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। द कंसेप्ट ऑफ पीआईएल ओरिजिनेटेड एंड डेवलप्ड इन द यूके, ये यहीं पर गलत हो गया, सही उत्तर होगा यूएसए। तो देखिए पहला इनकरेक्ट हो गया, तो ना ऑप्शन नंबर ए हो सकता है ना ऑप्शन नंबर डी हो सकता है। अब या ऑप्शन नंबर बी होगा या ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी में 2, 3, 4 तो कॉमन है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, दूसरा स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट, चौथा स्टेटमेंट, ये तीनों करेक्ट है क्योंकि ये बी में भी है और ये सी में भी है। जस्टिस वी आर कृष्ण अय्यर एंड जस्टिस पीएन भगवती वर द पायनियर्स ऑफ द पीआईएल इन इंडिया, ये बिल्कुल करेक्ट है। वी आर कृष्ण अय्यर और पीएन भगवती, ये दो नाम जरूर याद रखिएगा, अक्सर इनके ऊपर सवाल पूछा जाता है। पीआईएल इंटेंड्स टू ब्रिंग जस्टिस विद इन द रीच ऑफ द पुअर मासेस, पीआईएल को इसलिए लाया गया ताकि गरीबों को भी जस्टिस का अधिकार मिले, गरीबों तक भी जस्टिस पहुंचे। PIL is essentially a cooperative effort on the part of the petitioner to secure observance of the constitutional right, ये भी करेक्ट है। PIL is considered as absolutely necessary for maintaining the rule of law and meaningful realization of the fundamental right। PIL एक तरह का कह सकते हैं कि हथियार है जुडिशियल एक्टिविज्म का, जिससे इंसान अपने फंडामेंटल राइट को रियलाइज कर सकता है। ठीक है, कई सारे पीआईएल दायर होते हैं, उनके ऊपर बड़े बड़े फैसले सुनाए जाते हैं। ठीक है, तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये चारों करेक्ट है दोस्तों। तो मेन फोकस था पहले और पांचवे में, बिकॉज पहला गलत हो गया तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी की गुंजाइश उसी वक्त खत्म हो गई। 2, 3, 4 बी और सी दोनों में कॉमन था, बचा पांचवा करेक्ट है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, 3, 4, 5, मतलब ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों गवर्नर के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट इज वेस्टेड इन हिम, बिल्कुल करेक्ट है। जिस तरह राष्ट्रपति
के पास होती है सेंट्रल की एग्जीक्यूटिव पावर, जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर सेंट्रल की होती है वो राष्ट्रपति के पास होती है एज पर आर्टिकल 53। ही मस्ट हैव अटेन 35 ईयर्स ऑफ एज, ये भी बिल्कुल करेक्ट है कि गवर्नर बनने के लिए कम से कम 35 साल की उम्र हो जानी चाहिए। ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, बिल्कुल करेक्ट है, प्रेसिडेंट जब चाहे गवर्नर को हटा सकता है। द ग्राउंड ऑफ हिज रिमूवल आर लेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये इनकरेक्ट है। भारत के संविधान में इनको हटाने की प्रक्रिया का एक्सप्लेनेशन या कह सकते हैं प्रोविजन कहीं नहीं है। तो सही उत्तर है 1, 2 एंड 3। अब दोस्तों पॉकेट वीटो जो होता है देश के राष्ट्रपति का, वो क्या होता है? ठीक है, देखिए पॉकेट वीटो का मतलब क्या होता है, पॉकेट में भर लेना। तो सही उत्तर है द प्रेसिडेंट रेटिफाई, नीदर रेटिफाई और रिजेक्ट नॉर रिटर्न द बिल बट सिंपली कीप्स द बिल पेंडिंग फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड। देखिए मान लीजिए प्रेसिडेंट के पास कोई बिल आया, प्रेसिडेंट ना ही उस बिल को रेटिफाई करता है, ना ही रिजेक्ट करता है, ना ही रिटर्न करता है, बिल को पेंडिंग रखता है इनडेफिनिट पीरियड के लिए, इसे कहा जाता है पॉकेट वीटो। सॉरी। अगला सवाल के दोस्तों कि 2002 में एक कमेटी बनाई गई थी, नरेश चंद्र कमेटी। आपको बताना है ये कमेटी क्यों बनाई गई थी। ये कमेटी बनाई गई थी कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज को एग्जामिन करने के लिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसकी चर्चा इस वक्त हिंदुस्तान में काफी ज्यादा है क्योंकि सुनने में आ रहा है कि इसका बिल जल्द ही सरकार लेकर आएगी। तो आर्टिकल 44 जो कि डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड का पर्पस क्या है, क्यों इसको ऐड किया गया डीपीएसपी में आर्टिकल 44 में? तो दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड को इनकॉर्पोरेट करने का सिर्फ एक पर्पस है, कल्चरल इंटीग्रेशन। ठीक है, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड हो जिसके अंतर्गत भारत में रहने वाले सारे धर्मों के लोग हैं। द ऑल इंडिया विप्स कॉन्फ्रेंस इज ऑर्गेनाइज्ड बाय, ऑल इंडिया विप्स कॉन्फ्रेंस कौन ऑर्गेनाइज करता है? मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स ऑर्गेनाइज करती है। अगला सवाल के दोस्तों, इनमें से वो कौन सा डिपार्टमेंट है इन चारों में से जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर नहीं आता है? इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूं कि कौन कौन सा डिपार्टमेंट फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, आप जाकर देख सकते हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, ये तीनों डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। बट डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग अफेयर्स ये डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में नहीं आता। अगला सवाल के दोस्तों कि इनमें से वो कौन है जो कॉन्स्टिट्यूएंट ड्राफ्ट कमेटी के मेंबर नहीं है? आपके ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, बीएल मित्तर या मोहम्मद सदुल्ला। देखिए 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी को अपॉइंट किया गया था। याद रखिएगा ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, 29 अगस्त 1947 को। इस ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अंबेडकर, चेयरमैन। इनके अलावा इस कमेटी में 6 लोग और थे। ये 6 नाम अच्छे से याद होना चाहिए। पहला के एम मुंशी, ठीक है, मोहम्मद सदुल्लाह, अय्यर भी थे, अयंगर भी थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर। तो देखा जाए तो दोनों लोगों के नाम में स्वामी है, एक स्वामी अय्यर है और एक स्वामी अयंगर है, और ये दोनों नाम आप लोगों को याद होने चाहिए। ट्रिक है, स्वामी स्वामी नाम याद होने चाहिए। एन माधव राव, एन माधव राव। असल में बीएल मित्तर इनको भी ऐड किया गया, मतलब ये भी ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, मगर अपने खराब हेल्थ के कारण, इल हेल्थ के कारण इन्होंने रिजाइन कर दिया और इनकी जगह लिया माधव राव ने। तो बीएल मित्तर वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट कमेटी, बट माधव राव ने इनको रिप्लेस कर दिया था। इस पर भी एक सवाल बन सकता है कि बीएल मित्तर को किसने रिप्लेस किया था? बीएल मित्तर को माधव राव ने रिप्लेस किया था। एंड टीटी कृष्णामचारी, इन्होंने डीपी खैतान को रिप्लेस कर दिया था जो कि 1948 में एक्सपायर कर गए थे। डीपी खैतान। तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताना चाहता हूं कि किस तरह आप लोग इसको याद कर सकते हैं। देखिए इसका सही उत्तर तो होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू
कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट कमेटी के मेंबर नहीं थे। चेयरमैन कौन था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, अगर आप गौर करेंगे इन सारे नामों में भगवान श्री कृष्ण का नाम आता है, जैसे कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर, गोपाल भी भगवान श्री कृष्ण का नाम था। एन माधव राव, ठीक है, माधव भी भगवान श्री कृष्ण का नाम था। ठीक है, माधव राव ने बीएल मित्तर को रिप्लेस किया था। टीटी कृष्णामचारी, यहां पर भी कृष्णा है, टीटी कृष्णामचारी, इन्होंने किसको रिप्लेस किया था? डीपी खेतान को। तो ये 4 नाम तो याद रखिएगा, कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर, टीटी कृष्णामचारी, जिन्होंने रिप्लेस किया था डीपी खेतान को, और एक नाम और क्या है? माधव राव, जिन्होंने बीएल मित्तर को रिप्लेस किया था। इसके अलावा एक मुस्लिम कम्युनिटी के थे, मोहम्मद सदुल्ला और केएम मुंशी। तो ये 6 लोग थे कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट कमेटी के मेंबर। नाउ दोस्तों देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल ये है कि इनमें से वो कौन है जिन्होंने यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यूनियन पावर कमेटी और स्टेट कमेटी को हेड किया था। देखिए इसका उत्तर आप लोग को पता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, जो प्रोविंसेस थी उनकी कॉन्स्टिट्यूशन की कमेटी को किसने हेड किया था? अभी हम लोगों ने बात किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, लेकिन यूनियन की कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी को हेड किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, स्टेट कमेटी को हेड किया पंडित नेहरू ने, यूनियन पावर्स कमेटी को हेड किया पंडित नेहरू ने। अब दोस्तों आपके सामने 4 स्टेटमेंट हैं, आपको पहचानना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। जस्टिस दीपक मिश्रा हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन द क्रिएशन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये इनकरेक्ट है। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है उन दोनों जस्टिस का नाम। जस्टिस रंजन गोगोई ज्वाइन राज्यसभा आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, ये बिल्कुल करेक्ट है। जस्टिस पीएन भगवती इंट्रोड्यूस पीआईएल, ये भी करेक्ट है। जस्टिस वीके कृष्ण अय्यर रिजाइन बिफोर टाइम, ये इनकरेक्ट है। सही उत्तर के ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3। आइए देखते हैं कि हमारा आज के वीडियो का आखिरी सवाल क्या है। आखिरी सवाल के दोस्तों, पार्ट 9 हैज बीन क्रिएटेड आफ्टर द पासिंग ऑफ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ये बिल्कुल करेक्ट है। 24 अप्रैल 1993 और इसी दिन हम लोग पंचायती राज दिवस मनाते हैं। पार्ट 9A हैज बीन क्रिएटेड विथ द पासिंग ऑफ 74th अमेंडमेंट एक्ट, ये भी करेक्ट है। पार्ट 10th हैज बीन क्रिएटेड विद द अप्रूवल ऑफ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये इनकरेक्ट है। पार्ट 10A हैज बीन क्रिएटेड विद द अप्रूवल ऑफ 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। सही उत्तर के ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2। तो दोस्तों ये थे वो 15 सवाल आज के सीरीज के। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। मुलाकात होगी नए सवालों के साथ, तब तक हेल्दी रहिए, सेफ रहिए, मस्त रहिए।